नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 16 अगस्त 2021 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल, आज़ादी के बाद से ही एक्सटर्नल वर्ल्ड में क्या सिचुएशन रही है, इससे इंडिया के इंटरेस्ट जुड़े रहे हैं। तो ये वैसे देखो, आज तीनों ही जो आर्टिकल्स हैं थोड़ी कहानी टाइप के ज़्यादा हैं, इनडायरेक्टली आंसर्स में यूज होंगे ये आर्टिकल। जैसे ये जो आर्टिकल है कि 1947 15 अगस्त 1947 जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे, क्या कर रहे थे, इससे हम क्या कुछ सीख सकते हैं, तो ये स्टोरी टाइप में है। ये बड़ा आर्टिकल भी आज स्टोरी टाइप में है। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में क्या क्या हुआ, आज़ादी के बाद भारत में क्या क्या हुआ, सभी इवेंट्स को ये आर्टिकल जो है वो रिवाइज करवा देगा, टाइमलाइन रिवाइज करवा देगा, कब क्या कुछ हुआ। और ये 14 अगस्त का जो दिन है उसको पार्टीशन रिमेम्बरेंस डे के रूप में ऑब्जर्व करने से संबंधित है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल में कहा जाता है, आज़ादी के बाद से ही इंडिया का जो भविष्य है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ में जुड़ा हुआ है। डिस्कस करेंगे आर्टिकल में कैसे। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ध्रुव जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री के बेटे हैं, एस जयशंकर के, उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। देखो, जब देश आज़ाद हुआ था ना, इंडिया के सामने काफ़ी सारे चैलेंजेस थे। देश इतना ज़्यादा डाइवर्स था, देश को एकजुट रखना, और आज़ादी की लड़ाई लड़ते वक्त लोगों से बहुत सारे वादे किए गए थे लीडर्स के द्वारा। गरीबी ख़त्म होगी तो गरीबी को ख़त्म करना, डेवलपमेंट लेके आना, सिक्योरिटी इंश्योर करना, बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो ऐसे चैलेंजेस को टैकल करने के लिए इंडिया ने एक्सटर्नल वर्ल्ड में काफ़ी सारे पार्टनर्स के साथ में एंगेज किया, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो यूएसएसआर हो। लेकिन लगातार इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है वो इवोल्व होता रहा, और जैसे जैसे इंटरनेशनल वर्ल्ड इवोल्व हुआ, आगे आएगा आर्टिकल में कैसे कैसे इवोल्व हुआ। जैसे पहले चाइना इतना स्ट्रोंग नहीं था, तब इंडिया की क्या पॉलिसी थी, उसके बाद चाइना ने अपने आप को असर्ट करना स्टार्ट किया, तब इंडिया की क्या पॉलिसी हुई। उसी के हिसाब से एक्सटर्नल वर्ल्ड के चेंज होते होते इंडिया भी अपनी पॉलिसीज को चेंज करता गया। एक समय ऐसा भी आया जब इंडिया ने अपने आप को बड़ी पावर्स के सामने पाया। जैसे देखो, 1971 में जब बांग्लादेश में इंडिया ने इंटरवेंशन किया, तो यूएसए पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के खिलाफ आने ही वाला था कि जो हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी यूएसएसआर के साथ में, उस ट्रीटी के कारण यूएसए इस लड़ाई के बीच में नहीं आया। इवन 1974 में जब हमने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया, तब भी यूएसए ने हमें बहुत क्रिटिसाइज किया। यूएसए ने कहा बड़ी बड़ी बातें कि इंडिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और आज भी आप देख लीजिए, हम 2 न्यूक्लियर वेपन्स वाले कंट्री से घिरे हुए हैं। एक तरफ है चाइना और इंडिया के वेस्ट में है पाकिस्तान। दोनों के दोनों जो देश हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी को हथियाना चाहते हैं। पाकिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश को खो दिया है, ईस्ट पाकिस्तान अलग हो चुका है, लेकिन कश्मीर का राग अभी भी पाकिस्तान अलापता है। चैलेंजेस देखो और भी हैं, जैसे कोविड-19 की महामारी के कारण इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है। अफगानिस्तान पर अब तालिबान का कब्जा हो चुका है। लद्दाख एरिया में इंडिया की चाइना के साथ में टेंशन्स हैं। चैलेंजेस देखो काफ़ी हैं, लेकिन इसके साथ साथ आज जो इंडिया है वो पहले वाला इंडिया नहीं है। आज इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड में 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इंडिया की मिलिट्री काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग है पहले के अपेक्षाकृत। मतलब देखो, ब्रीफ में बोले तो इंडिया का जो फ्यूचर है आगे भी ग्लोबल अफेयर्स के साथ में जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद आज़ादी के बाद से लेके अभी तक इंडिया की जो स्टोरी है वो शेयर की जाती है। देखो, देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उससे पहले ही इंडिया के जो लीडर्स आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना स्टार्ट कर दिया था। आज़ादी के बाद शुरुआत में इंडिया के लीडर्स ने दोनों के साथ में अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना स्टार्ट किया, यूएसए और यूएसएसआर। लेकिन देखो, मिड 1950s में इंडिया का जो रुझान है वो सोवियत यूनियन के साथ में ज़्यादा हो गया। समझ गए, 1947 से लेके 1955 के बीच में इंडिया के दोनों के साथ में अच्छे रिलेशंस थे। बल्कि उस समय ज़्यादातर जो मिलिट्री असिस्टेंस या फिर डेवलपमेंट असिस्टेंस इंडिया को मिली वो वेस्ट से ज़्यादा मिली।
लेकिन देखो उसके बाद 1955 के बाद में जैसे यूएन में कश्मीर इशू पर यूएसएसआर ने इंडिया का साथ दिया, तो इंडिया का जो रुझान है वो यूएसएसआर की तरफ ज़्यादा स्टार्ट हो गया। इंडिया का जो इंक्लिनेशन है वो यूएसएसआर की तरफ ज़्यादा स्टार्ट हो गया, और इसका रिजल्ट निकला कि 1971 में दोनों देशों के बीच फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन हुई। आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में चूंकि देखो इंडिया तो आज़ाद हो गया था, कई सारे देश आज़ाद हुए नहीं थे, तो उन कॉलोनीज को आज़ाद करवाने में इंडिया ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना स्टार्ट किया। और जो गरीब देश थे एशिया के, अफ्रीका के, उनको एक लीडरशिप इंडिया ने प्रोवाइड की। लेकिन मतलब उस समय देखो शुरुआती सालों में इंडिया ने अपने आप को गरीब कंट्रीज का और लो इनकम कंट्रीज का लीडर के तौर पे इंडिया ने अपने आप को इस्टेब्लिश कर दिया। नैम मूवमेंट भी चली थी। बट 1962 में जो ये वार हुआ ना इंडिया और चाइना के बीच में, इस वार से इंडिया के जो सपने थे वो चकनाचूर हो गए। इंडिया की जो इमेज थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई, क्योंकि अफ्रीका के, एशिया के कंट्रीज को लगने लगा कि इंडिया सिर्फ बातें बातें करता है, खोखला है, दम नहीं है इंडिया के पास में। लेकिन उसके बाद भी 1965 में हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट युद्ध जीता, और ये युद्ध पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था। पाकिस्तान को लगता था कि चाइना से हार के बाद अब इंडिया कमज़ोर है, नेहरू की भी डेथ हो चुकी है, तो कश्मीर लेने का सही मौका है, लेकिन पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद 1967 में फिर से बॉर्डर पर कन्फ्लिक्ट देखने को मिला चाइना के साथ, लेकिन इस बार इंडिया ने चाइना को धकेल दिया। मतलब 1967 में जो कुछ हुआ उसमें आप कह सकते हो इंडिया की जीत हुई। उसी दशक में इकोनॉमिक सिचुएशन भी काफ़ी खराब हो गई। 2 बैक टू बैक सूखे देश में यानी ड्रोट देखने को मिले, और ऐसी सिचुएशन में ग्रीन रेवोल्यूशन आई। ग्रीन रेवोल्यूशन में दूसरे देशों ने काफ़ी मदद की। फॉरेन टेक्निकल और फॉरेन असिस्टेंस ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ग्रीन रेवोल्यूशन में। इसके बाद 1970s में और 1980s में क्या कुछ हुआ। 1971 में तो फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई यूएसएसआर के साथ, जिसने बहुत इंडिया को सहायता की पाकिस्तान के अगेंस्ट युद्ध जीतने में। अगर ये ट्रीटी नहीं होती तो शायद यूएस से पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के अगेंस्ट युद्ध में शामिल हो जाता। 1970s में देखो एशिया के दूसरे देशों ने अपनी अपनी इकोनॉमी को ओपन करना स्टार्ट कर दिया। जो एलपीजी रिफॉर्म्स हमारे देश में काफ़ी लेट आए 1991 में, वो चाइना में 1978 में ही आ गए थे। ये हमने गलती की। इंडिया क्लोज्ड रहा, इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को उस समय ओपन नहीं किया। 1974 में इंडिया ने पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, काफ़ी क्रिटिसिज्म इंडिया को झेलना पड़ा। 1975 में इंडिया ने सिक्किम को अनेक्स कर लिया, मतलब सिक्किम इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बन गया। और 1984 में सियाचिन के इशू पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच कंपटीशन देखने को मिला। इंडिया ने सियाचिन की हायर चोटियों पर अपना झंडा लहरा दिया। और उसके बाद 1986 में मिड 1980s में चाइना के साथ भी स्टैंड ऑफ देखने को मिला। काफ़ी सालों तक इंडिया और चाइना की जो फोर्सेज हैं वो आमने सामने रही। जैसे अभी लद्दाख एरिया में इंडिया चाइना की फोर्सेज आमने सामने हैं, उसी समय में काफ़ी समय तक इंडिया और चाइना की फोर्सेज आमने सामने रही। और लेट 1980s में इंडिया ने श्रीलंका में इंटरवेंशन किया। मालदीव में 1988 में कू होने से इंडिया ने बचाया। इसके बाद 1990s में सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। एक तरफ देखो जहाँ पंजाब में, जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएशन ख़राब हुई, एलपीजी रिफॉर्म्स आए इंडिया में 1991 में, कोल्ड वार भी समाप्त हो गया था। इंडिया ने अपने यूएसए के साथ में रिलेशन से इम्प्रूव करना स्टार्ट किए। न्यूक्लियर ऑप्शन इंडिया ने फिर से एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो उस समय इंडिया ने तैयारी करनी स्टार्ट कर दी थी कि हाँ फिर से न्यूक्लियर जो एक्सपेरिमेंट है वो किया जा सकता है। लेकिन देखो 1993 में मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, उसके बाद दंगे हुए, राजीव गांधी का असैसिनेशन हो गया 1991 में। कश्मीर में इंसर्जेंसी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। उससे पहले 1991 के गल्फ वार के कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी आए। तो ये जो साल थे ना इंडिया के लिए काफ़ी बड़े मुश्किल भरे थे, और केंद्र में जो सत्ता थी वो भी इतनी मजबूत नहीं थी। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, एक्सटर्नल सपोर्ट की सहायता से चल रही थी ये गवर्नमेंट। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी इंडिया ने काफ़ी सारे अच्छे फैसले लिए। जैसे लुक ईस्ट पॉलिसी इसी समय आई 1993 में,
लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ इंडिया ने रिश्ते इंप्रूव करना स्टार्ट किए। इजराइल के साथ हमने डिप्लोमेटिक टाइज इस्टेब्लिश कर लिए। यूएसए के साथ में इनिशियल मिलिट्री कॉन्टैक्ट्स हमने स्टार्ट किए। चाइना के साथ भी पीस इस्टेब्लिश करने के लिए 1993 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। न्यूक्लियर टेस्ट की हमने तैयारी करना स्टार्ट कर दी, पहले भी बोल दिया, अभी फिर से मतलब तैयारी जारी रही। और 1998 में हमने आखिरकार जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कर ही लिया। सैंक्शंस लगाए काफ़ी सारे देशों ने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के बाद, लेकिन अच्छी डिप्लोमेसी इंडिया ने खेली और 2 साल के अंदर अंदर ज़्यादातर देशों के साथ में हमारे जो रिश्ते थे वो नॉर्मलाइज हो गए। सैंक्शंस लगाए थे 1998 के न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के बाद, लेकिन सैंक्शंस ज़्यादा टिक नहीं, इसके 2 साल के अंदर अंदर रिश्ते नॉर्मल हो गए इंडिया के। 2003 में फिर से एक एग्रीमेंट साइन हुआ चाइना के साथ। पाकिस्तान के साथ देखो, उस समय इंडिया ने कोशिश तो की थी, प्रधानमंत्री वाजपेयी गए थे पाकिस्तान की यात्रा पर, लेकिन उसके बाद कारगिल हो गया। उसके बाद 2001 में इंडिया की पार्लियामेंट पर भी अटैक हो गया जिसमें पाकिस्तान का हाथ था। और उससे पहले 1999 में आपको पता है इंडिया की एक एयरलाइन फ्लाइट IC-814 का अपहरण कर लिया गया था और इवेंचुअली वो फ्लाइट लैंड हुई कंधार में। शुरुआत में तो आधे घंटे के लिए अमृतसर में रुकी, उसके बाद लाहौर में उतरी तेल लेने के लिए और फ्यूल लेने के लिए, फिर बाद में कंधार उतरना था, लेकिन कंधार में रात को उतरने की फैसिलिटी नहीं थी। फिर सऊदी अरेबिया गई, फिर सऊदी अरेबिया से कंधार आई। वो भी एक अलग किस्सा है, स्टोरी टाइप है, यूपीएससी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, उस समय देखो एक अच्छी चीज़ इंडिया की ये हुई, इंडिया की जो इकोनॉमी थी ना वो तेज़ी से ग्रो होना स्टार्ट हो गई 2000 के बाद। वो इंडिया के लिए सबसे अच्छी बात रही। आईटी इंडस्ट्री इंडिया में बहुत तेज़ी से उभरी, सर्विस सेक्टर इंडिया में मजबूत हुआ और इसका फ़ायदा ये हुआ इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करना स्टार्ट कर गई। ये इंडिया के लिए सबसे अच्छी बात थी। वो जो दशक था ना 2000 से लेके 2010 के बीच में, वो दशक इंडिया के लिए बहुत अच्छा था। यूएस के साथ हमारे रिश्ते इंप्रूव होना स्टार्ट हुए। वो यूएसए जिसने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के बाद, अब इंडिया के साथ बातचीत कर रहा था कि इंडिया पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंडिया को न्यूक्लियर फ्यूल मिल्स के, आखिरकार इंडिया और यूएसए के बीच न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ। और इसके साथ साथ यूएसए ने इंडिया का सपोर्ट किया। ये जो एग्रीमेंट्स है ना एक्सपोर्ट कंट्रोल वाले, जैसे MTCR, वासीनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, NSG की मेंबरशिप इंडिया को अभी भी नहीं मिली है, बाकी तीनों की मिल गई है। लेकिन यूएसए ने उस समय इंडिया से वादा किया था इन चारों ग्रुप्स की मेंबरशिप लेने के लिए हम आपका समर्थन करेंगे। 2008-9 में इसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए और फाइनेंशियल क्राइसिस के समय इस इशू को लेके और कुछ दूसरे इश्यूज को लेके शुरुआत में इंडिया को लगा कि चाइना के साथ दोस्ती करना ज़्यादा सही है। उस समय चाइना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। बाकी इश्यूज जैसे फाइनेंशियल लैंडिंग, क्लाइमेट चेंज, ये वर्ल्ड बैंक, IMF, इनको रिफॉर्म किया जाए, इन सब इश्यूज पर इंडिया का चाइना के साथ कोऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन देखो धीरे धीरे चाइना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। 2013 में चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ, टेंशन्स हुई। 2014 में भी टेंशन्स हुई, जैसी टेंशन्स अभी हुई है ना लद्दाख में, जैसी टेंशन्स 2017 में हुई थी डोकलाम, वैसी ही टेंशन्स 13 और 14 में हुई थी। तो इंडिया को समझ में आ गया कि अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है, चाइना अब हमारा दोस्त नहीं हो सकता, चाइना तो हमें दबाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद इंडिया ने चाइना के अगेंस्ट जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपने रिश्ते धीरे धीरे इंप्रूव करना स्टार्ट किए, जैसे US, जापान, ऑस्ट्रेलिया। 2014 के बाद इंडिया ने नेबरहुड पे फोकस करना ज़्यादा स्टार्ट किया, कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते इंप्रूव हो जाएं, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। अटैक हुआ, पहले पठानकोट में अटैक हुआ, उसके बाद उरी में अटैक हुआ। पाकिस्तान ने हमेशा धोखा दिया है। देखो आज़ादी के बाद से ही इंडिया के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक प्रकार से कांस्टेंट हैं। डेवलपमेंट इंश्योर करना, रीजनल सिक्योरिटी, बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब ये होता है कि वर्ल्ड में पावर जो है वो बैलेंस रहे। जैसे चाइना जो है अब इसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, चाइना को बैलेंस करने के लिए ही तो इंडिया ने अपनी दोस्ती मजबूत की है जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। बैलेंस ऑफ पावर का कंसेप्ट यही है कि पावर जो है वो बैलेंस नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक देश इतना मजबूत हो जाए बाकी देश इतनी इतनी पावर वाले रह जाएं, फिर तो ये देश अपनी मनमानी करेगा ना। नेक्स्ट, इंडिया का ऑब्जेक्टिव हमेशा से ये भी रहा है कि इंटरनेशनल जो सहमति है इश्यूज पर वो ऐसी हो जिससे इंडिया के इंटरेस्ट भी सर्व हों। जैसे कोशिश की इंडिया ने कि अफगानिस्तान इशू का ऐसा हल निकलना चाहिए
कि इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं वो हार्म ना हो। वो बात अलग है कि इंडिया को सफलता हासिल नहीं हुई। लास्ट में आर्टिकल में देखो ये कहा जाता है, अब अगले साल इंडिया को आज़ादी मिले 75 साल पूरे हो जाएंगे। अब इंडिया के पास ऐसी कोई लग्जरी नहीं है कि इंडिया अपने आप में मस्त रहे, बाकी हमारे आसपास क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, उसके हिसाब से इंडिया को अपनी पॉलिसीज बनानी होंगी। इंडिया इनवर्ड नहीं देख सकता, इंडिया को आउटवर्ड देखना ही होगा। ग्लोब में क्या कुछ चल रहा है उससे इंडिया के इंटरेस्ट जो हैं जुड़े हुए हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एक स्टोरी टाइप में है। मतलब देखो इस आर्टिकल में जो कुछ है ना वो आप ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं ना कहीं आप इस एनेक्डोट का यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज सीधा सीधा तो क्वेश्चन क्या था आए ना आए, जो इस आर्टिकल की एसेंस है उसको आप इनडायरेक्टली यूज़ कर सकते हो आंसर राइटिंग में। जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कीजिएगा, एथिक्स से, ऐसे से, इनसे भी रिलेट कर सकते हो। तुषार गांधी के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। तुषार गांधी इनके परदादा हैं महात्मा गांधी, मनीलाल इनके दादा हैं तुषार गांधी के। तो आर्टिकल क्या है? आर्टिकल ये है कि 15 अगस्त 1947 जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? क्या वो सेलिब्रेट कर रहे थे या फिर वो ऐसी जगह पे थे जहां से वो लोगों का दुख दर्द कम कर सकें? तो इसका आंसर है वो ऐसी ही जगह पर थे। देखो जब देश आज़ाद हुआ तो दंगे होना स्टार्ट हो गए, खास करके पंजाब में और कलकत्ता वाले एरिया में। तो काफ़ी वो दूर थे, कलकत्ता में काफ़ी दंगे हो रहे थे, वो काफ़ी दूर थे कलकत्ता से। 6 अगस्त को उन्होंने कलकत्ता मेल एक ट्रेन पकड़ी लाहौर से। वो ट्रेन उनको लेके जाती पहले पटना में, उसके बाद कलकत्ता में। और उनका प्लान ये था कि कलकत्ता से वो जाते नोआखाली में। नोआखाली आज के समय में बांग्लादेश में है। यहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी के साथ काफ़ी गलत हो रहा था, उनको मारा पीटा जा रहा था। तो 9 अगस्त 1947 को बापू पहुँच गए कलकत्ता में। उस समय मुस्लिम्स का एक डेलीगेशन, उस डेलीगेशन को लीड किया जा रहा था कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम लीग के चीफ के द्वारा, मोहम्मद उस्मान। उन्होंने महात्मा गांधी से गुहार लगाई कि आप कलकत्ता छोड़ के नोआखाली में मत जाइए, आप कलकत्ता में ही रहिए ताकि यहाँ पर मुस्लिम्स की सुरक्षा को इंश्योर किया जा सके। महात्मा गांधी ने उनको रिप्लाई किया, ठीक है मैं डिले करूँगा नोआखाली में जाने के लिए, यहीं पर रुक जाऊँगा, लेकिन आपको मुझे गारंटी देनी होगी कि नोआखाली में जो हिंदू माइनॉरिटी के साथ में गलत हो रहा है उनकी वेलबींग आप इंश्योर करोगे। अगर आप ऐसा गारंटी मुझे देते हो तो मैं कलकत्ता में ही रुक जाऊंगा। और अगर आप प्रॉमिस करते हो फिर भी नोआखाली में वायलेंस होता है, हिंदुओं को मारा जाता है, तो फिर मैं आमरण अनशन करूंगा, यानी तब तक फास्ट करूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता। उसके बाद अगस्त 11 को महात्मा गांधी मिले HS सुहरावर्दी के साथ। ये बंगाल के फॉर्मर प्रीमियर थे। सुहरावर्दी ने भी यही कहा कि कलकत्ता में मुस्लिम्स की जो सेफ्टी है वो खतरे में है। बापू ने यही पूछा सुहरावर्दी से भी, आप गारंटी देते हो क्या कि नोआखाली में हिंदुओं के साथ गलत नहीं होगा? अगर आप ये गारंटी देते हो तो मैं कलकत्ता में रुक जाऊंगा। तो सुहरावर्दी ने गारंटी दे दी महात्मा गांधी को कि हाँ मैं गारंटी देता हूँ कि नोआखाली में हिंदुओं के साथ में गलत नहीं होगा। तो महात्मा गांधी ने बोला कि ठीक है मैं यहीं पर रहूँगा, तब तक यहाँ रहूँगा जब तक हर एक हिंदू और हर एक जो मुसलमान है कलकत्ता में वो वहाँ पे नहीं पहुँच जाता जहाँ से वो आया है, और आखिरी सांस तक हम इसी काम में लगे रहेंगे। डिसाइड ये हुआ कि महात्मा गांधी और सुहरावर्दी दोनों हैदरी मैंसन में रहेंगे। हैदरी मैंसन जिसको आज के समय में गांधी भवन के नाम से जाना जाता है, ये बेलिया घाट में है। हैदरी मैंसन जो है एक टूटा फूटा छोड़ा हुआ मुस्लिम फैमिली का घर है, और इस हैदरी मैंसन के आसपास बहुत ही ये मतलब बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया था। इस हैदरी मैंसन के आसपास काफ़ी गरीब मुस्लिम्स रहते थे। तो जब महात्मा गांधी और सुहरावर्दी ने यहाँ पे रहना स्टार्ट किया, बहुत ही ज़्यादा आक्रोश में
हिंदू युवा लोग जो हैं वो गांधी के साथ में काफ़ी खफा थे कि आप यहाँ पे मुस्लिम्स को बचाने के लिए क्यों आए हैं। महात्मा गांधी ने उनको शांत करना स्टार्ट किया, लेकिन वो शांत नहीं हुए। उन्होंने अगले दिन भी अपना प्रोटेस्ट जारी रखा। महात्मा गांधी ने उनको बोला कि देखो, मैं तो ये सोच के आया हूँ कि आप मुझे प्रोटेक्ट करोगे, अगर आप इसका अपोजिट रोल प्ले करना चाहते हो तो ये आपकी मर्जी है। मैंने अपना जीवन जी लिया है, मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं इससे आगे नहीं जाना चाहता। तो अगर आप और ज़्यादा पागल की तरह बिहेव करोगे तो फिर मैं इसका विटनेस नहीं बनना चाहता हूं। इससे अच्छा तो यह हो कि मैं मर ही जाऊं। महात्मा गांधी ने यह भी बोला कि सेम तरह की बातें मैंने मुस्लिम्स को भी बोली हैं नोआखाली में, जो कि हिंदुओं को मार रहे हैं। मैंने उनको भी यही बोला है कि अगर आपने एक और पागलपन दिखाया, हिंदुओं को मारा, तो मैं मर जाऊंगा। मैं ये सब देखने के लिए जिंदा नहीं रहना चाहता। इसके बाद 14 अगस्त की शाम को महात्मा गांधी ने बेलिया घाट में सभी को इनवाइट किया और बोला कि हम सब मिलकर 24 घंटे का एक फास्ट रखते हैं और दुआ करते हैं, प्रे करते हैं कि इंडिया की जो वेलबींग है वो सुनिश्चित हो। हम एक दिन तक चरखा भी, जो हैंड स्पिनिंग होती है चरखे की, वो भी करेंगे, ऐसा महात्मा गांधी ने उस समय कहा। प्रेयर्स के बाद हैदरी मैंसन, जहां पे महात्मा गांधी रुके हुए थे, फिर से उस पर अटैक हुआ। पत्थर मारे गए, जो शीशे थे खिड़कियों के वो तोड़ दिए गए और आखिरकार महात्मा गांधी भीड़ के सामने आ गए एक खिड़की से और उनके साथ बातचीत स्टार्ट की। महात्मा गांधी ने जब महसूस किया कि मैंने भीड़ को शांत कर दिया है, तो उन्होंने सुहरावर्दी को खिड़की के पास बुलाया और सुहरावर्दी जो बापू के साथ उस समय खड़े थे, उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। बापू ने उनके कंधे पर हाथ रखा। सुहरावर्दी बोले, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मतलब ये सारा कुछ, कलकत्ता में जितने भी लोग मारे गए, मुझे उसका बहुत ज़्यादा दुख हुआ और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ। इससे देखो भीड़ पर काफ़ी अच्छा असर हुआ और वो शांत हो गए। ये टर्निंग पॉइंट था। जब सुहरावर्दी ने अपनी गलती मानी तो ये एक काइंड ऑफ टर्निंग पॉइंट था। चूँकि देखो उस समय महात्मा गांधी थके हुए थे, वो फास्ट पर थे। उन्होंने जो चरखे की स्पिनिंग होती है वो थोड़ी बहुत की। इसे वो ब्रेड लेबर कहा करते थे कि हर एक पर्सन को थोड़ा बहुत काम अपने डेली रूटीन में ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद वो सो गए। जबकि देखो 14 अगस्त और 15 अगस्त के बीच, यानी 14 अगस्त की जो रात थी, पूरा जो देश है वो खुश था कि अब तो देश आज़ाद हो चुका है। उस समय नेहरू ने काफ़ी फेमस स्पीच दी थी कि कैसा इंडिया हम बनाना चाहते हैं। तो उस समय महात्मा गांधी फास्ट पर थे और सोए हुए थे एक टूटे फूटे घर में, एक छोटे से मैट्रेस पर। 15 अगस्त 1947 के दिन, आज़ादी का दिन था। महात्मा गांधी 3:45 पर उठे सुबह। अपने डेली रूटीन को उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट किया। उन्होंने काफ़ी सारे कॉन्ग्रेचुलेशन वाले मैसेज रिसीव हो रहे थे, लेकिन वो सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे। वो प्रेयर कर रहे थे, वो फास्ट कर रहे थे और खादी की स्पिनिंग कर रहे थे। आज़ादी वाले दिन भी कलकत्ता में जो गवर्नर का मैंसन है ना, उसके आसपास बहुत से लोग इकट्ठा हो गए, चारों तरफ से घेर लिया, नारे लगाए जाने लगे। भूल गई थी भीड़ कि सी राजगोपालचारी वो तो इंडियन हैं, अब वो गवर्नर हैं। तो तभी महात्मा गांधी ने बोला था कि अब देखो ये कांटों का जो ताज है वो आपके ऊपर है। काफ़ी सारी बातें उस समय महात्मा गांधी ने बोली थी कि हम्बल रहिए, ट्रुथ और नॉन वायलेंस को कल्टीवेट कीजिए, माफ़ करना सीखिए, पावर से सचेत रहिए, पावर जो है वो आपको करप्ट बना देगी। ये सारी जो बातें हैं वो देखो आज भी लागू होती हैं। महात्मा गांधी ने यह भी बोला था, याद रखिए आप भारत के विलेजेस को सर्व करने के लिए सत्ता में आए हो, ऑफिस में आप आए हो। आज के समय में देखो जिस घर में गांधी जी रुके थे ना, वहाँ पे अब तो सिचुएशन काफ़ी सही है। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते हैं, लेकिन जब याद आते हैं ना वो पल, उस समय कितनी नफरत थी, तो फिर याद आते हैं कैसे गांधी जी ने उस नफरत को टैकल किया। हमें भी उसी प्रकार से नफरत को टैकल करने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब लास्ट आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं। 14 अगस्त के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ये डिक्लेयर किया कि 14 अगस्त का जो दिन है इसे पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा। जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये अनाउंस किया तो देखो इसका मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बंटवारा हुआ, ये देखो पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी ट्रेजेडीज में से एक था। 20 लाख लोग मारे गए इस बंटवारे में। एक अनुमान के अनुसार 1 लाख लोग
1 लाख महिलाओं का किडनैप हुआ, उनका रेप हुआ। 15 मिलियन से ज़्यादा यानी 1.5 करोड़ से ज़्यादा मैन, वुमेन और चिल्ड्रन डिस्प्लेस हुए। ब्रिटिशर्स ने जो बंटवारा किया, बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से बंटवारा किया। रेड क्लिफ वो देखो 14 दिनों के लिए आए, 14 दिनों के अंदर अंदर उन्हें बंटवारा कर दिया। उन्हें ना टेरन का पता, ना किसी और चीज़ का पता। ऐसी सिचुएशन आ गई, एक दरवाज़ा इंडिया में खुलता है, एक दरवाज़ा पाकिस्तान में खुलता है। अगर बंटवारा ठीक ढंग से होता तो शायद इतने ज़्यादा जो जाने गई थी वो शायद ना जाती। देखो ये बात सच है कि किसी भी देश के लोगों को उसका इतिहास ज़रूर पता होना चाहिए। जो देश अपना इतिहास भूल जाता है तो सिविलाइजेशन वो डेवलप नहीं हो पाती। बंटवारे के जो घाव हैं वो देखो, उन्हें कभी भुलाया तो नहीं जा सकता, लेकिन घावों को धीरे धीरे भरा जरूर जा सकता है। और ये हुआ भी 1971 में। जो ये ईस्ट पाकिस्तान था वो पाकिस्तान से अलग हो गया, नए देश का निर्माण हुआ बांग्लादेश से। तो जिन्ना की जो 2 नेशन की थ्योरी थी वो गलत साबित हो गई। जबकि देखो दूसरी तरफ इंडिया एक सेकुलर देश बना। धीरे धीरे इंडिया की इकोनॉमी तेजी से ग्रो होना स्टार्ट हुई। इंडिया के पास टेक्नोलॉजी पावर आई। ग्लोबल स्टेज पे इंडिया की जो आवाज़ है वो सुनाई देने लगी। तो इससे जो बंटवारे के जो घाव हैं वो धीरे धीरे कुछ भरे जरूर। तो इसलिए इस 14 अगस्त के दिन को जो नाम दिया गया है ना, इससे ऐसा ना हो कि जो नफरत मुश्किल से ख़त्म हुई थी वो नफरत फिर से आने लगे। समझ गए? उस समय कम्युनिटीज़ के बीच में काफ़ी नफरत थी। एक तरफ हिंदू और सिख थे, दूसरी तरफ मुस्लिम्स थे। तो ऐसा ना हो कि दिन का नाम देने से कि वो नफरत याद रहे कि हाँ उस समय नफरत थी। 1947 के बंटवारे में और उससे पहले भी ब्रिटेन का जो रोल था लड़ाई करवाने में कि हाँ डिवाइड एंड रूल करो, हिंदू मुस्लिम्स को आपस में लड़ाओ ताकि हम रूल कर सकें। ऐसे खतरों के बारे में हमेशा हमें याद रखने की आवश्यकता है ताकि पॉलिटिशियंस जो हैं वो किसी भी आइडेंटिटी के आधार पर डिवाइड ना कर सकें लोगों को। बात सिर्फ धर्म की नहीं है। कुछ पॉलिटिशियंस जात पात के नाम पे डिवाइड करते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस रीजनलिज्म के नाम पे डिवाइड करते हैं। कोई भी आइडेंटिटी पकड़ के कुछ पॉलिटिशियंस डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें इन सब खतरों से सचेत रहने की आवश्यकता है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया छोटा सा, पार्टीशन को एक नाम देने से संबंधित। 14 अगस्त का जो दिन था उसे पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे का नाम देने से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।